2012 में डॉन अंतरिक्षयान ने विशालकाय 500 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉयड वेस्टा के आसपास 14 महीने का सर्वे पूरा किया, लेकिन इसका मिशन अभी समाप्त नहीं हुआ था। इसके मिशन का दूसरा और शायद सबसे दिलचस्प दौर शुरू होने जा रहा था। ड्वार्फ प्लैनेट सीरीज के आसपास एक डिटेल्ड सर्वे। डॉन को दो अलग अलग एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट के ऑर्बिट में जाने वाला पहला मिशन होना था। ये ऐसा कर सकता था क्योंकि ये 3 आयन इंजनों से लैस एक एडवांस्ड अंतरिक्ष यान था। ये इंजन रॉकेट की तरह एक ही बार में बहुत ज्यादा थ्रस्ट पैदा नहीं करते, बल्कि ये बहुत कुशलता से सालों तक चल सकते हैं। डॉन के मिशन के दौरान इन थ्रस्टर्स ने 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेलोसिटी चेंज प्रदान किया, जिसका अर्थ है कि इस वेलोसिटी चेंज के साथ डॉन अंतरिक्ष यान वेस्टा एस्टेरॉयड के चारों ओर काफी तंग ऑर्बिट में प्रवेश कर सकता है। वह डिटेल्ड सर्वे कर सकता है, वेस्टा के गुरुत्वाकर्षण से बच निकल सकता है। वैज्ञानिकों की टीम के भीतर सेरेस तक पहुंचने की संभावना स्पष्ट थी। वैज्ञानिकों के पास सेरेस की सबसे अच्छी तस्वीर ये थी, जिसे हबल स्पेस टेलीस्कोप की सहायता से कैप्चर किया गया था। ये अभी भी एक रहस्यमयी ऑब्जेक्ट है। क्या रहस्य छिपा हुआ है इस ड्वार्फ प्लैनेट पर? क्या डॉन अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में टिक भी पाएगा या नहीं? और हमारे अपने सोलर सिस्टम के बारे में सेरेस क्या रिवील करेगा? आज इस वीडियो में हम साथ मिलकर सेरेस की सतह को एक्सप्लोर करेंगे और पता लगाएंगे कि डॉन अंतरिक्ष यान ने वहां क्या देखा और क्या खोजा। दो ऑब्जेक्ट के बीच ट्रांजिट में 2 साल बाद डॉन ने आखिरकार सेरेस के लिए अप्रोच करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, सेरेस का रेजोल्यूशन बेहतर और बेहतर होता गया। क्रेटर जैसी डिटेल्स को अब अंततः हल किया जा सकता है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चमकीले सफेद बिंदु अब देखे जा सकते हैं। मुझे आज भी याद है जब ये तस्वीरें रिलीज की गई थी तो अटकलें लगाई जा रही थी कि ये सफेद बिंदु क्या हो सकते हैं। जैसे ही वैज्ञानिकों को हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें प्राप्त हुई तो उन्हें ऐसा लगा कि ये सबसे चमकीला स्पॉट वास्तव में 2 अलग अलग स्पॉट हैं, लेकिन फिर बढ़े हुए रेजोल्यूशन से पता चला कि ये वास्तव में कई अलग अलग स्पॉट हैं। डॉन अंतरिक्ष यान ने सतह पर क्रेटर्स के ढेर के साथ सेरेस की झुलसी हुई प्रकृति को भी करीब से देखा। हालांकि यहाँ उतने क्रेटर नहीं हैं जितनी वैज्ञानिकों को उम्मीद थी। इसे ध्यान में रखते हुए और जिन चमकीले धब्बों का हमने उल्लेख किया है, से ये स्पष्ट हो गया कि सेरेस उतना निष्क्रिय नहीं है जितना हमने पहले सोचा था। इससे पहले कि हम इसमें गहराई से उतरे, आइए सेरेस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सेरेस एक बहुत ही असामान्य ड्वार्फ प्लैनेट है। ये मार्स और जुपिटर के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में स्थित है, लेकिन ये एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद एस्टेरॉयड की तुलना में बिल्कुल अलग है। अधिकांश एस्टेरॉयड्स मुख्य रूप से गैर वाष्पशील पदार्थों यानी मुख्य रूप से चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। वहीं दूसरी ओर सेरेस की संरचना धूमकेतु के समान है। दूसरे शब्दों में ये एक बर्फीली दुनिया है। हालांकि सूर्य के इतने करीब होने के कारण सतह पर मौजूद कोई भी बर्फ सीधे ऊपर उठ जाती है। इसका मतलब यह है कि क्रस्ट चट्टानी है, फिर भी सुराखों से भरी हुई है। लगभग 90% चट्टानों और 10% पानी के अनुपात के साथ पानी छिद्रों में लॉक्ड है। माना जाता है कि सतह के नीचे एक दलदला मेंटल और हाइड्रेटेड चट्टानों का एक बड़ा कोर है, जैसे कि चिकनी मिट्टी जिसमें चट्टान और नमकीन पानी का 50-50 के अनुपात में मिश्रण होता है। हालांकि इसकी पुष्टि करना कठिन है। बाकी मॉडल्स का सुझाव है कि कोर बहुत अधिक सूखा और छोटा हो सकता है, जिसमें पानी का ज्यादा अनुपात मेंटल में हो सकता है। किसी भी तरह से सेरेस में पानी निश्चित रूप से बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है, जो सेरेस की कम डेंसिटी के कारण इसकी कुल वॉल्यूम का लगभग 50% हिस्सा है। और ये वो पानी है जो शायद सेरेस की सतह को रिन्यू करता है। हालांकि इसमें बहुत लंबा समय लगता है। आप इन चमकीले धब्बों को देखिए। इन्हें क्रायोवोल्केनो के नाम से जाना जाता है। आम ज्वालामुखियों के विपरीत जो मेंटल से लावा उगलते हैं, क्रायो ज्वालामुखी से पानी फूटता है। यह एक 3D मॉडल है जो सेरेस पर सबसे बड़े ब्राइट स्पॉट के डॉन अंतरिक्ष यान के डेटा पर आधारित है। सेरेस पर पानी नमक से भरा हुआ है, जिसका अर्थ है कि जब सेरेस पर एक क्रायोवोल्केनो फूटता है तो पानी ऊपर उठता है और नमक नीचे रह जाता है। ये सेरेस पर सबसे चमकीले पैच पर ऑब्जर्व किया गया था।
जिसे स्पॉट 5 के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में समय समय पर धुंध देखी जाती थी, जो यह दर्शाता है कि वहां सतह पर पानी ऊंचा उठ गया था। ये चमकीले धब्बे समय के साथ अंतरिक्ष की आबोहवा के माध्यम से सूर्य के संपर्क में आने से काले पड़ जाते हैं। इसलिए यह संभावना है कि सीरीज की सतह पर कई पुराने क्रायोवोल्केनो मौजूद हैं। हालांकि अभी हम केवल सबसे ज्यादा एक्टिव और हाल के क्रायोवोल्केनो ही देख सकते हैं। हालांकि जिन्हें हम देख सकते हैं वे केवल उन चमकीले धब्बों तक सीमित नहीं हैं जिन्हें हमने अभी तक देखा है। उनमें से कई ड्वार्फ प्लैनेट के चारों ओर बिखरे हुए हैं। सीरीज के आसपास के अन्य क्षेत्रों में भी पानी की खोज की गई है। सीरीज के केवल 4 डिग्री के बहुत कम एक्सियल झुकाव के कारण इसके ध्रुवों पर कुछ क्रेटर हमेशा के लिए अंधेरे में हैं। इन क्रेटर्स के तल पर कभी भी सीधी धूप नहीं पड़ती, जिसका अर्थ है कि पानी की बर्फ यहाँ बिना सब्लिमेशन के मौजूद हो सकती है। ये हमारे चंद्रमा से बहुत मिलता जुलता है, जहाँ माना जाता है कि पानी की बर्फ अरबों वर्षों से हमेशा के लिए गहरे क्रेटर्स के तल में फंसी हुई है। डॉन अंतरिक्ष यान ने सीरीज की सतह पर और क्या देखा? जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया है कि इसने बहुत सारे क्रेटर देखे, जिनमें से प्रत्येक में अनोखी विशेषताएं थी। कुछ बहुत गोल और डिफाइंड थे, दूसरों के पास क्रेटर फ्लोर के साथ खड़ी ढाल थी। साथ ही केंद्र में ऊंची चोटियों के साथ कॉम्प्लेक्स क्रेटर के बहुत सारे उदाहरण थे। क्रेटर रिम्स के ढहने के भी सबूत थे। उदाहरण के लिए यह चट्टान क्रेटर की दीवारों से दूर गिरी हुई है। छोटी चट्टानें भी क्रेटर की दीवारों के नीचे गिरती हुई देखी गई, जो उनके पीछे छोड़े गए निशान चिन्हों से जाहिर होता है। मुझे इस ड्वार्फ प्लैनेट के एक हिस्से की एक एंगल पर कैप्चर की गई यह तस्वीर बहुत शानदार लगी। मेरे विचार से ये उन लैंडस्केप्स के स्केल का एक बेहतर आइडिया देते हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। हालांकि इस तरह की तस्वीरों में वातावरण के बिना गहराई का पता लगाना मुश्किल है। पूरे सीरीज में दरारें भी देखी गई थी। ये दर्शाता है कि क्रस्ट में तनाव है। उनमें से कुछ अपेक्षाकृत युवा हैं, शायद केवल कुछ ही करोड़ साल पुरानी। उनमें से कुछ दरारें खांचे और खुली नालियों के रूप में हैं, जहां क्रस्ट खिंची हुई है यानी फैली हुई है, और बाकी दरारें पहाड़ों की पंक्तियों के रूप में देखी जा सकती हैं, जहां क्रस्ट कंप्रेस हो चुकी है। खास तौर पर एक असामान्य विशेषता को सीरीज पर देखा गया, जिसे अहुना मॉन्स कहा जाता है। ये लगभग 20 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ है। लेकिन इसके बारे में असामान्य बात यह है कि यह बिना किसी स्पष्ट कारण के आसपास के क्षेत्र से कैसे चिपका हुआ है। ये कम असामान्य होगा यदि सीरीज पर इस तरह की अन्य विशेषताएं हों, क्योंकि तब ये कहा जा सकता है कि यह एक वैश्विक घटना है। लेकिन इस पुरानी दुनिया में ये इस तरह की केवल एक ही चीज है। वर्तमान में वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये एक पुराना क्रायोवोल्केनो है, जो ड्वार्फ प्लैनेट के दूसरी तरफ हुए एक विशाल इम्पैक्ट के कारण बना है। बड़े इम्पैक्ट से भूकंपीय तरंगे किसी प्लैनेट की पपड़ी के माध्यम से फैल सकती हैं, और जहां लहरें विपरीत दिशा में फिर से मिलती हैं, उन्हें एंटीपोड के रूप में जाना जाता है। सोलर सिस्टम के आसपास ज्ञात एंटीपोडल क्षेत्रों में किसी प्रकार का एक अजीब भूभाग होता है, जैसे कि मरकरी प्लैनेट पर पाया जाता है। सीरीज ड्वार्फ प्लैनेट पर एक विशाल इम्पैक्ट से भूकंपीय तरंगे ट्रिगर हुई, जिससे प्लैनेट के ठीक विपरीत हिस्से में ज्वालामुखी गतिविधि का आरंभ हुआ। इस विवरण में अहुना मॉन्स बिल्कुल फिट बैठता है। 2017 में डॉन अंतरिक्ष यान ने अपने मिशन का समापन किया, जो एक जबरदस्त सफलता थी। इसका प्रोपेलेंट अंततः समाप्त हो गया, जिसका अर्थ है कि ये अब डेटा वापस भेजने या कमांड्स प्राप्त करने के लिए पृथ्वी की ओर पॉइंट नहीं रह सकता। इसे सीरीज के चारों ओर एक स्टेबल ऑर्बिट में छोड़ दिया गया है, अंतरिक्ष में एक स्मारक जो कम से कम 20 वर्षों तक वहां रहेगा। शायद अब और ज्यादा मिशंस इस एक की सफलता के बाद आगे बढ़ने वाले आयन इंजनों का उपयोग करेंगे, लेकिन इस बीच डॉन स्पेसक्राफ्ट की खोज और डेटा कई वर्षों तक एस्ट्रॉयड रिसर्च के केंद्र में रहेगा। इस बेहतरीन मिशन के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।